इंग्लिश में अलग अलग सेक्शन है, जैसे आपका प्रोज सेक्शन है, पोएट्री सेक्शन है। तो प्रोज सेक्शन की बात किया जाए तो ऊपर में आपका प्रोज सेक्शन है, लेसन 1 से लेकर आपका 11 लेसन तक आपका प्रोज सेक्शन है। प्रोज सेक्शन में आपका फर्स्ट जो लेसन है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जो रिटन बाई महात्मा गांधी है, आज हम लोग ये पढ़ने वाले हैं। इसमें 11 चैप्टर तक जाएंगे और फिर फाइनली इसका हम लोग टेस्ट वगैरह करवा लेंगे। बच्चों में कहाँ प्रॉब्लम है, क्या है, उसका देख लिया जाएगा। इसका सारा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जो भी समरी वगैरह होगा वो सारा आपको नोट्स के थ्रू मिल जाएगा, ठीक है। और एक एक बातों को, एक एक शब्दों को काफ़ी डीप में और काफ़ी अच्छा से ऐसे पढ़ेंगे जैसे कि सारा चीज़ समझ में आ जाए, मतलब अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छा होना चाहिए, है ना। तभी आप एग्जाम में अच्छे स्कोप कर पाएंगे, क्योंकि जनरली कल भी हम बोले थे इंग्लिश में बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो 80 या फिर 80 के नीचे ही रह जाते हैं। बहुत बच्चे ऐसे नहीं होते हैं जो 90 अबव स्कोप कर पाते हैं। लेकिन आप अच्छे से पढ़िएगा तो आप कर लीजिएगा, कोई भी काम दुनिया में टफ नहीं होता है, ठीक है। पोएट्री सेशन की बात करें तो पोएट्री सेशन आपका स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जो है वो आपका जॉन्स डोने द्वारा लिखा गया है, यहाँ से स्टार्ट होगा। और लास्ट आपका माई ग्रैंड मदर्स हाउस जो कि कमला दास द्वारा लिखा गया है, जो कि इंडियन राइटर है, यहाँ आपको समाप्त होगा। एक और आपका इसी किताब में आप देखिएगा अपने बुक में, तो एक आपका और सेशन स्टार्ट होता है रीड थिंक एंड एंजॉय। तो इस वाले सेशन का जो है पढ़िए और इसको एंजॉय कीजिए। इसका एग्जाम में कोई क्वेश्चंस नहीं आता है, ठीक है। इसको पढ़ना है और पढ़कर एंजॉय करना है, लेकिन एंजॉय कोनो नहीं करता है पढ़ के। खास करके हम लोग अभी बात करेंगे इस दो का, एक प्रोज का और एक हमारा पोएट्री का। तो हम प्रोज में लेसन 1 स्टार्ट कर रहे हैं। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर किसके द्वारा लिखा गया है? महात्मा गांधी के द्वारा। थोड़ा सा जूमिंग करेंगे इसको हम। चलिए, आज आपका जो चैप्टर है, चैप्टर का नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। थोड़ा सा कट रहा है क्या इधर से? चलिए, इतना भी ठीक है, थोड़ा सा चेक कर देते हैं। चलिए, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर रिटन बाय महात्मा गांधी। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का मतलब क्या होता है, जो कि आपका चैप्टर है, ये फर्स्ट चैप्टर आपका। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का मतलब होता है भारत की सभ्य और सभ्यता, ठीक है। जिसके राइटर, जिसके ऑथर आपके हैं एम गांधी, अर्थात महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी। इनका जन्म कब हुआ था? 1869 में 2 अक्टूबर, जो कि गांधी जयंती के नाम से इनको मनाया भी जाता है। 2 अक्टूबर 1869 टिल 1948। 30 जनवरी 1948 में, मतलब कि 1948 में, 1948 में महात्मा गांधी का डेथ हो गया था, है ना। पॉपुलरली नोन एज द बापू ऑफ द फादर ऑफ द नेशन। महात्मा गांधी जो थे बहुत ही पॉपुलर पर्सन थे। इनको फादर ऑफ द नेशन के नाम से भी जाना जाता है। फादर ऑफ द नेशन का मतलब होता है भारत के राष्ट्रपिता, ठीक है। वॉज मोर ए स्पिरिचुअल लीडर देन ए पॉलिटिशियन। स्पिरिचुअल लीडर का मतलब होता है एक शांति, आध्यात्मिक रूप से, स्पिरिचुअल का मतलब आध्यात्मिक होता है। एक आध्यात्मिक रूप से ये अपना नेतृत्व किए थे एक नेता के रूप में, है ना। और ठीक ना, देन ए पॉलिटिशियन, ये राजनीतिज्ञ भी थे। ही सक्सेसफुल यूज्ड ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस एज द चीफ वेपन्स अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, हेल्पेड इंडिया अगेन इंडिपेंडेंस फ्रॉम, रुक जाते हैं यहाँ पर, देखिए इंडिपेंडेंस। कहते हैं कि इन्होंने अंग्रेजों को, यानी कि ब्रिटिश को इंडिया से भगाने के लिए, है ना, ले आउट करने के लिए इन्होंने किस रूल का उपयोग किया था, किस टूल्स का उपयोग किया था, किस अस्त्र का उपयोग किया था? तो ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, यानी सत्य और अहिंसा के मार्ग पे चल के इन्होंने ब्रिटिश को, यानी कि जो अंग्रेज थे, उनको यहाँ से क्या किए थे? भगाए थे। और हमारा देश जो था वो इंडिपेंडेंस, ठीक है, गेन इंडिपेंडेंस, यानी इंडिया गेन का मतलब होता है प्राप्त करना। उन्होंने आज़ादी को प्राप्त किया था। फ्रॉम 1915 का मतलब होता है 1915 से 1948 तक का इनका 48 तक का इनका समय रहा।
दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी जो थे अपने पढ़ाई को करके 1915 में रिटर्न हुए थे भारत, और 30 जनवरी 1948 यानी 1948 में नाथूराम गोडसे द्वारा एक पागल एक सनकी के द्वारा महात्मा गांधी पर गोली चलाया गया था और महात्मा गांधी का निधन हो गया था। ही कंप्लीटली डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स, और ये कंप्लीटली इंडियन पॉलिटिक्स के बारे में कंप्लीटली अध्ययन किए थे। ही डाइड एट द हैंड्स ऑफ द फनेटिक 30 जनवरी सन 1948, एक पागल एक सनकी के द्वारा 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी का डेथ हो जाता है। हिज ऑटोबियोग्राफी, दो वर्ड होते हैं, एक होता है आपका ऑटोबियोग्राफी और एक होता है बायोबियोग्राफी, दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है। बायोबियोग्राफी जो होता है वो किसी दूसरे के द्वारा लिखा होता है, जैसे मेरी कहानी को यदि कोई दूसरा इंसान लिखे, जैसे खान सर पॉपुलर टीचर हैं, उनकी कहानी को बहुत लोग लिख रहे हैं, बहुत लोग उस पर शॉर्ट मूवी भी बना रहे हैं, तो वो होता है बायोबियोग्राफी। और यदि खान सर खुद अपना कहानी लिखें तो उनको कहेंगे ऑटोबियोग्राफी। तो महात्मा गांधी जो है ये अपना कहानी अपने बारे में ये खुद बताए हैं, इसलिए यहाँ पर वर्ड क्या रहा है, ऑटोबियोग्राफी। ठीक है। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ एंड द numerous articles than the he wrote for the young India and the speech than the delivered on different occasions renewal him not only and the original। बोलते हैं कि हमने समय के अनुसार बहुत सारे चीज को लिखे जो यंग इंडिया पर था, भारत के नौजवानों पर वो चीज था। बहुत सारे हमने स्पीचेस दिए, स्पीचेस क्या किए, बहुत सारे भाषण डिलीवर किए, भाषण दिए डिफरेंट ओकेजन पर, समय अलग अलग समय के अनुसार। और रिन्यूअल हिम, उसको रिन्यूअल भी किया गया ओनली एज एन ओरिजिनल थिंकर, और एक ओरिजिनल थिंकर के रूप में भी इनको जाना गया। बट एल्सो एज ए ग्रेट मास्टर ऑफ चेस, लेकिन इनको बोला जा रहा है यहाँ पर कि एल्सो ग्रेट मास्टर एज द चेस्ट की दुनिया में भी इनको, मतलब चेस्ट का मतलब वो खेलने वाला नहीं, मतलब राजनीतिक रूप में देखा जाए तो उस तौर तरीके दिमागी कसरत में भी महात्मा गांधी जो थे बहुत अनुभवी व्यक्ति थे। आइडोमेटिक इंग्लिश इन द फ्लोइंग एक्सट्रैक्ट इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारत की सभ्यता जो थे वो एक्सट्रैक्ट थी। ठीक है। गांधी जी टेक्स अबाउट द साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन विच हैज द सक्सेसफुली विथस्टूड द पैसेज ऑफ द टाइम, और समय के अनुसार महात्मा गांधी बताते हैं कि जो हमारी ये चैप्टर जो है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, और इसी चैप्टर में भारत की सभ्यता के बारे में, भारत की संस्कृति के बारे में ये बताते हैं कि विदेशों में सारी सभ्यता रिमूव हो चुकी, लेकिन इंडिया इज स्टिल रोम वेन ग्रीस शेयर द modern civilization, we cannot nothing about the China, but India is still, भारत की सभ्यता कभी हिली नहीं, वहां से सारी सभ्यताओं का पतन हो गया। फॉरहोस गोवेंट, जो मिस्र की सभ्यता थी, फॉरहोस की सभ्यता थी, वो भी टूट गई। इसी चैप्टर में हम लोग आगे देखेंगे सब चीजों को। द वेस्टर्न सिविलाइजेशन विच हैज, थोड़ा ऊपर कर देते हैं, आपको नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। वेस्टर्न सिविलाइजेशन विच हैज द टेंडेंसी टू प्रिविलेज मेटेरियलिटी कैन नॉट मैच ऑफ द इंडियन इन सिविलाइजेशन दैट द एलिमेंट्स दैट द मोरल बीइंग, और भारत की सभ्यता जो है वो नैतिकता सिखाती है, मोरल थिंग को सिखाती है, जबकि पश्चिमी सभ्यता, वेस्टर्न सभ्यता जो है वो जीवन को आसान करती है, फास्ट करती है, लेकिन वो मोरल थिंग्स नहीं देती है। ठीक है। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं आपसे, थोड़ा यहाँ पर गौर फरमाइएगा। पहला आपसे ये प्रश्न पूछा जा रहा है जिसे बोला जा रहा है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ओरली। ओरली का मतलब होता है आप ऐसे ही बातचीत के माध्यम से आप इस क्वेश्चंस का जवाब दीजिए अपने क्लासमेट के साथ, अपने टीचर्स के साथ। ठीक है। पहला प्रश्न आपका है, क्वेश्चन है, व्हाट डू यू नो अबाउट गांधी जी, आप गांधी जी के बारे में क्या जानते हैं? कोई बच्चा है जो गांधी जी के बारे में बता सकता है, गांधी जी के बारे में क्या जानते हो? महात्मा गांधी जी है, हाँ, राष्ट्रपिता। महात्मा गांधी इज द फादर ऑफ द नेशन, पॉपुलरली नोन एज द बापू, फुल नेम ऑफ द मोहनदास करमचंद गांधी, डेट ऑफ बर्थ 2 अक्टूबर, he was born on 2 October 1869 till
30 जनवरी 1948। समझ में आ रहा है ना? महात्मा गांधी के बारे में जान रहे हैं ना, उसके बारे में आप बता सकते हैं, ओरली आपका ये डिस्कस है। सेकंड आपका क्वेश्चन है, व्हाट डिड गांधी डू फॉर द फार्मर इन बिहार? महात्मा गांधी ने बिहार के किसानों के लिए क्या किया था? तो लिखेंगे महात्मा गांधी रिटर्न फ्रॉम साउथ अफ्रीका फ्रॉम 1950। सन 1915 में महात्मा गांधी जो थे वो साउथ अफ्रीका से रिटर्न हुए थे। एंड राजकुमार रिक्वेस्टेड टू महात्मा गांधी या फिर एम गांधी फॉर द नील फार्मिंग, यानी कि नील की खेती के लिए जो वहाँ पर किसान जो नील की खेती जबरदस्ती करवा रहे थे बिहार के लोगों से, तो उस समय पे सन 1917 में 1917 में महात्मा गांधी को चंपारण बुलाया गया था, ठीक है ना, और वो नील विद्रोह के खिलाफ वहां पर आवाज उठाए थे। तो महात्मा गांधी अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल ऑफ द नील फार्मिंग सिस्टम इन 1917 में। आप ओरली इसका जवाब दे सकते हैं अपने मन से, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। हालांकि ये आपका प्रश्न एग्जाम में नहीं आएगा तो बच्चों को लगेगा कि तब क्या पढ़ना है, नहीं पढ़ना है। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको इंग्लिश के हर पहलू पर ध्यान देना होगा, तभी आप इंग्लिश को बेहतरीन कर पाएंगे, तभी उसमें परफॉर्मेंस अच्छा करेंगे। आप एक एक बातों को ध्यान रखिएगा तो आने वाले समय में आप खुद अंग्रेज बन जाइएगा, आपका इंग्लिश बेटर होगा, आपका नंबर अच्छा आने लगेगा, सारा चीज में इंप्रूवमेंट होने लगेगा, आपको आसानी से पार्ट टाइम फुल टाइम जॉब भी इंग्लिश के नाम पर मिल जाएगा। लेकिन आप इंग्लिश के हर एक एक पॉइंट को इग्नोर करते जाइएगा तो एक दिन इंग्लिश आपका बहुत ही बैड हो जाता है। इसलिए इंग्लिश के हर टॉपिक पे हमें ध्यान देना चाहिए। वीक भी है कोई बात नहीं है, हम उसको आहिस्ते आहिस्ते सीखने के प्रयत्न करेंगे, ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन जो है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सिविलाइजेशन एंड कल्चर? आप सिविलाइजेशन एंड कल्चर का महत्व जानते हैं? सिविलाइजेशन एंड कल्चर क्या होता है? भारत की सभ्य और सभ्यता क्या होता है? यस सर, सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज ए नेम एंड फ्रेम ऑफ एनी कंट्री। सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो होता है एक प्रकार का नेम और फ्रेम क्या करता है? डिनोट ऑफ एनी कंट्री, यानी किसी भी देश के नेम और फ्रेम को दर्शाता है, उसको बताता है, उसको प्रदर्शित करता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट डू आवर वोली स्पिरिचुअल टेल अस अबाउट द यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू? क्या आप बता सकते हैं कि विश्व भर में जो मानव है तो मानव का ह्यूमन वैल्यू क्या है? यूनिवर्सल मतलब सार्वभौमिक रूप से देखा जाए तो मानव का क्या वैल्यू है? एक मानव का कीमत कितना है? यस सर, मानव का जो है बहुत सारा कीमत है। यहाँ पर वो सेंस नहीं है, सेंस ये है कि भारत की जो सभ्यता है वो बाकी देशों से डिफरेंट है, ठीक है। चलिए आइए हम लोग अपने इस पैराग्राफ में फर्स्ट पैराग्राफ पे और हम लोग टिक करेंगे, पहला पैराग्राफ देखेंगे। आपके पास बुक है तो आप बुक के थ्रू भी देख लीजिएगा, नहीं तो आपके सामने तो डिजिटल क्लासेस में आप लोग बैठे हुए हैं तो आप यहाँ से भी इस क्लासेस को कर सकते हैं। पहला जो आपका है, आई बिलीव दैट द सिविलाइजेशन इंडिया हैज इवॉल्वेड इज नॉट टू बी द बीटेन इन द वर्ल्ड। कहता है इसमें आई का मतलब यहाँ पर है महात्मा गांधी से। आई का मतलब क्या है? महात्मा गांधी से। महात्मा गांधी, आई मतलब महात्मा गांधी लिखे हुए हैं। कहते हैं आई बिलीव दैट, मुझे विश्वास है कि द सिविलाइजेशन इंडिया हैज इवॉल्वेड इज नॉट बी बीटेन इन द वर्ल्ड। मुझे विश्वास है कि भारत की जो सभ्यता है, भारत की जो संस्कृति है वो विश्व में कभी नहीं हारी है, कभी नहीं पराजित हुई है। बीटेन का मतलब होता है हारना या हराना, कभी नहीं। इट इज नॉट द बीटेन। इवॉल्वेड का मतलब होता है विश्व में, मतलब कि किसी भी रूप में, ठीक है। नथिंग कैन इक्वल सीड्स सोन बाय आवर एंसेस्टर। जो हमारे पूर्वज लोगों ने, नथिंग कैन इक्वल, जो हमारे पूर्वज लोगों ने जो बीज हम में बोकर गया है, जो हमें सिखाकर, जो हमें संस्कृति, जो हमें संस्कार देकर जो लोग गए हैं, वो अभी तक हमारे अंदर वर्तमान है। रोम गया, रोम क्या हो गया। ग्रीस शेयर्ड द सेम फैक्ट, ग्रीस के साथ भी यही हुआ, रोम का भी सभ्यता गया, ग्रीस का भी सभ्यता गया। द माइट ऑफ द फराहोस वाज ब्रोकन, और फराहोस जो विश्व में सबसे बढ़िया सभ्यता माना जाता था, फराहोस का, मिस्र सभ्यता के बारे में जानते हैं ना, पिरामिड बनाया रहता था, उसमें राजा महाराजा एकदम चाहे बहुत ही कट्टरपन से वो लोग नियम को फॉलो करते थे। समझ में आ रहा है ना? आप लोग एगो हॉलीवुड में देखे होंगे मूवी द मम्मी, देखे है ना?
कब्र में बंद करके बिच्छू छोड़ देता है उसी में, देखे ना। वो सभ्यता कहने का मतलब है कि बहुत कड़ा सभ्यता थी, पूजा पाठ धर्म परंपरा उस चीज को झुटलाया नहीं जा सकता है, वो भी सभ्यता। देखिए लिखा गया है महात्मा गांधी द्वारा, द माइट ऑफ द फरहोस वाज ब्रोकन, और फरहोस जो है वो फरहोस भी टूटेगा, टूट रहा है, माइट का प्रयोग हुआ है। जापान हैज बिकम वेस्टर्न सिविलाइजेशन, जापान जो है, जापान ऑलरेडी क्या हो गया है, वेस्टर्न हो गया है, क्योंकि जापान में टेक्नोलॉजी देखते हैं कितना स्पीड टेक्नोलॉजी चलता है। ऑफ चाइना नथिंग कैन बी सेड, और चाइना के बारे में भी कुछ कहा नहीं जा सकता है, बट इंडिया इज स्टिल, और भारत जो है, भारत अभी भी स्टिल है। भारत की सभ्यता विश्व में कभी हारी नहीं, कभी किसी से झुकी नहीं। somehow or other sound at the foundation the people of European learn there the lesson from the writing of the meaning of Greece and Rome excite no longer in their former glory। कहता है कि बहुत सारे जो लोग हैं वो यूरोपियन सभ्यता की ओर बढ़ रहे हैं, उसके लेसन्स उसके चीजों को देख रहे हैं लोग, है ना, पढ़ रहे हैं उससे। और ग्रीस वेन रोम सारा सभ्यता नष्ट हो गया, लेकिन भारत की जो सभ्यता है पूरे विश्व में ग्लोरी कभी भी नष्ट नहीं हुआ। in trying to learn from them the Europeans image that they will avoid the mistake of the Greece and Rome such as they are the pitiable condition। और ये कंडीशन भी देखिए ऐसा हो गया है, मिस्टेक से बोलिए चाहे जैसे भी बोलिए, लेकिन सबका जो सभ्यता है वो आहिस्ते आहिस्ते हार रहा है, बिटेन हो रहा है। लेकिन भारत की जो सभ्यता है वो अपने समय में क्या है, स्टिल है। समझ में आ रहा है ना, महात्मा गांधी ऐसा कहते हैं। चैप्टर समझ में आ रहा है सबको? महात्मा गांधी इसमें भारत की सभ्य और सभ्यता की बात करते हैं। हाँ, कहते हैं कि भारत की सभ्यता कभी नहीं झुकी है, किसी देश के साथ कभी भी भारत की सभ्यता नहीं झुकी, बाकी सब देश का सभ्यता जो है बदल गया, लेकिन इंडिया इज स्टिल, इंडिया में सभ्यता कभी भी नहीं बदला। अभी लगन स्टार्ट हुआ है ना, सब जगह जगह छत पे देखोगे गीत गाना शुरू हो गया। विदेश में ऐसा होता है? नहीं होता है। इंडिया में एक विवाह होता है, उसमें सर्टिफिकेट भी लेकर सब घूमती है औरत, सिंदूर उंदूर लगाएगी, मंगलसूत्र पहनेगी, साड़ी जो भी वस्त्र है अपना पहनेगी, हाँ, एक तरीके से भारतीय नारी की तरह अपना जीवन व्यापन करेगी। विदेश में कोनो ठीक नहीं है। 6 महीना बाद फिर दूसर विवाह किया, साल भर बाद फिर दूसर विवाह किया, फिर दूसर कोनो विवाह कर दिया। बच्चा भी कहता है कि मॉम हु इज माई डैड। समझ में आ रहा है ना? भारत की सभ्यता ऐसी नहीं है। भारत की सभ्यता को विश्व की हर एक सभ्यता मानती है। आप लोग काशी बनारस में चले जाइए, गया में चले जाइए, इंडिया का ऐसा बहुत सारा प्लेस है जहाँ जाइए, वहाँ विदेशी लोग आते हैं और आकर देखते हैं और कहते हैं कि भारत का सभ्यता सबसे अलग है, इसका सिविलाइजेशन एंड कल्चर सबसे डिफरेंट है। बहुत सारे विदेशी लोग, आप लोग पेपर में भी पढ़ते होंगे कि इंडियन तौर तरीके से शादी विवाह भी यहाँ पर किया। समझ में आ रहा है ना? काशी में नहाया, पितृ जो होते हैं, पितृ का देहांत, वो जो राख होता है उसका विसर्जन भी किया। विदेश से लोग यहाँ पर आते हैं, चाइना, तिब्बत, श्रीलंका, भूटान और कहाँ से लोग आपके बिहार के गया में आते हैं, बोध गया में, जो कि गौतम बुद्ध की धरती है। तो भारत के बक्सर भी लोग जाते हैं, विश्वामित्र की भूमि है। तो कभी भी कहने का मतलब है कि भारत की सभ्यता तो नहीं हारी, महात्मा गांधी ठीक है बोल रहे हैं। हाँ, समझ में आ रहा है ना? अब इंडिया में देखो, इंडिया में सभ्यता इतना स्ट्रांग हम लोगों का है, हलामत कीजिए, इंडिया में सभ्यता हम लोग का इतना स्ट्रांग है कि मामा है तो मतलब मामा ही है, और चाचा है तो मतलब चाचा ही है, मौसा यदि है तो मौसा ही है, अब फूफा यदि है तो फूफा ही है कि नहीं है? मामा का अलग अस्तित्व है, चाचा का अलग अस्तित्व है, मौसा फूफा का भी अलग अस्तित्व है हमारे यहाँ। लेकिन विदेशों में क्या कहता है? सीधे कहता है अंकल, सीधे क्या कहता है? अंकल। एक ही वर्ड बोल देगा, मौसा भी है अंकल, चाचा भी है अंकल, फूफा भी है अंकल, कौन आया? अंकल। मौसी है, चाची है, मामी है, सबको आंटी, सबको आंटी। अपना भाई जो है उसको ब्रदर कहेगा, बाकी सबको क्या कहेगा? कजन ब्रदर, कजन सिस्टर, ऐसे से बोलेगा। चचेरा भाई है तो कजन ब्रदर लगा देगा। कहाँ बेचारा वो हेल्प करेगा, कहीं हेल्प नहीं करेगा।
हम लोग और क्या है, गांव का कौनो है तो अपन लड़के है, अपन बाबुए है, अपन भाइये है, अपन चचे है। एक तरीके से देखा जाए तो कोई भी आस पड़ोस का है तो हम लोग चाचा कह के उसको बुलाते हैं, वो लोग भी बेटा चाहे बबुआ कह के बुलाता है। तो भारत की सभ्यता कितना बढ़िया सभ्यता है। पूजा पाठ हवन कुंडल क्या क्या नहीं होता है, विदेश में होता है कुछ नहीं होता है, गॉडलेस सभ्यता है आपका। वो कुछ होगा ओ माई गॉड, कुछ होगा ओ माई गॉड। देखिए यहाँ पर, चलिए यहाँ से स्टार्ट होता है। इन द मिडेस्ट ऑफ ऑल दिस इंडिया रिमेन रिमूवल एंड दैट हर द ग्लोरी। और भारत की जो पहचान है, भारत की जो सभ्यता है वो क्या है, वो रिमेन करता है किसको, इमोवल को। इट इज ए चार्ज अगेंस्ट इंडिया दैट द पीपल आर द इनवर्सियड इग्नोरेड द सॉलिड। स्टोलिड का मतलब होता है यथी बोलते हैं उसको, भोदू बोलते हैं, भोदू। ठीक है, मतलब कहने का यहाँ पर मतलब ये है कि विश्व के कई देशों में या कई लोगों में इट इज ए चार्ज अगेंस्ट, इंडिया के खिलाफ एगो आरोप लगाते हैं। विश्व के कई लोग जो होते हैं इंडिया के खिलाफ आरोप लगाते हैं कि इंडिया के जो लोग हैं वो अनसिविलाइज्ड हैं, असभ्य हैं। ठीक है, और यहाँ पर इग्नोर करते हैं किसी चीज को, और स्टोलेड है, भोंदू है। दैट इज नॉट पॉसिबल टू द इनकर्ड, ठीक ना, सॉरी, इंड्यूस देम टू द एडॉप्ट एनी चेंजेस। और वो लोग किसी भी चेंजेस को लाना नहीं चाहते हैं, किसी परिवर्तन को लाना नहीं चाहते हैं। दुनिया कहाँ से कहाँ गया, लेकिन ये लोग अपने में कोई परिवर्तन लाना नहीं चाहते हैं। महात्मा गांधी के समय में दूसरा समय था, अब तो समय बदल गया है ना, तो उसी टाइम का लिखा हुआ है। तो बोलते हैं कि भारत पे आरोप लगाया जाता है विश्व के देशों द्वारा कि इसकी सभ्यता चेंज नहीं है, ये बिल्कुल उसी तरह है, कुछ भी परिवर्तन नहीं लाते हैं। साफ साफ लिखा गया है ना, इट इज नॉट पॉसिबल द इंक्लूड देम द एडॉप्ट एनी चेंजेस। कोई भी चेंजेस, कोई भी परिवर्तन इसमें नहीं लाया जाता है भारत के देशों में। इट इज द चार्ज रियली अगेंस्ट आवर मेरिट। और ये चार्ज जो है, चार्ज का मतलब कोई चार्जेस नहीं लिया जा रहा है, चार्ज किया जा रहा है, मतलब ऐसे आपके खिलाफ मतलब अपील दिया जा रहा है। तो हमारे मेरिट, हमारी योग्यता के प्रति ऐसा लोग बोलते हैं। what we have trusted any found truth on the annual of the experience we dare not changes, है ना। और हम चाहते भी नहीं है कि कोई चेंजेस हो वहां पर। many trusted their advance upon India and she remain steady, that is her beauty, it is the seeds anchor of our hope। और हम ऐसा आशा करते हैं, हम ऐसा लोग जो है ऐसा थोपते हैं भारत पे कि जो भारत है वो कभी सभ्यता में चेंज नहीं लाती है, सिविलाइजेशन में चेंज नहीं लाती है। लेकिन महात्मा गांधी कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, हमारी जो प्राकृतिक सुंदरता है, चाहे जो भी हम लोग का देश में है, तो हम लोग खुद ही बदलाव नहीं चाहते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग का पैराग्राफ है, पैराग्राफ 3 हम लोग का है। क्या हो गया, सिविलाइजेशन साम में आना तुम लोग। Civilization is that mode of conduct. Civilization is that mode of conduct which point out of the man path of the duty। और कोई भी civilization, कोई भी सभ्यता जो होती है वो लोगों को उस रास्ते पर चलने की क्या देती है, प्रेरणा देती है हमें, है ना। Performance of duty and the observance of the morality are convertible terms। और समय के अनुसार क्या परफॉर्मेंस करना है, क्या ड्यूटीज, क्या कर्तव्य करना है, इन सब के बारे में हमें एक सीख देती है, हमें वो चेंजेस करने की मौका देती है। टू एब्जर्व morality is to attain mastery over our minds and our passion। हम अपने मन पसंद और हम अपने अनुकूल कोई भी काम, कोई भी स्वाभाविक रूप से काम कर सकते हैं। So doing we know ourselves, we Gujarati equivalent for the civilizations mean the good conduct। जो गुजराती लोग होते हैं उनकी सभ्यता सबसे अच्छी होती है। अब जाहिर सी बात है कि महात्मा गांधी गुजरात के हैं तो तारीफ करवे करेंगे। आ रहा है समझ में, बढ़िया किए हैं। बिहार के महात्मा गांधी हैं जी, मोदी, अमित शाह, महात्मा गांधी, सब लोग, हाँ, उन्हें गुजरात बहुत बढ़िया कंडक्ट है उसका। ठीक है, देखिए यहाँ पर, इफ दिस डिफिनेशन बी करेक्ट then India, as so many writers have shown, has nothing to learn from anybody else। And this is the as should be।
कहते हैं इस डिफिनेशन, इस परिभाषा के अनुसार देखा जाए तो ये सही है, हमें किसी से सीखने की जरूरत नहीं है। हमारे देश में बहुत सारे राइटर्स हैं जो लिखे हुए हैं, हमें किसी से सीखने की क्या है, एनीबॉडी नॉट इल्स, हमें किसी सीखने की जरूरत नहीं है। हमारी सभ्यता जो है, हमारी जो संस्कृति है वो जैसा भी है बहुत बढ़िया है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, स्टिल रिमेन अनसेटिस्फाइड, स्टिल रिमेन सॉरी ऊपर वाला छोड़ के टॉपिक ना, वी नोटिस दैट द माइंड इज रेस्टलेस बर्ड। कहता है कि हम लोगों ने ये नोटिस किया है, हम लोगों ने क्या किया है, नोटिस किया है, इस बातों को ध्यान से देखा है कि माइंड जो होता है ना, माइंड इज रेस्टलेस बर्ड। माइंड इज रेस्टलेस बर्ड का मतलब क्या होता है, हमारा दिमाग जो है वो एक अशांत पक्षी के रूप में है। कैसे है, हमारा जो दिमाग है, माइंड है, वो एक अशांत पक्षी के रूप में है ना। The more it gets, the more it wants. उसे हम जितना देंगे, जितना उसे प्राप्त होगा, उतना ही वो wants करेगा, उतना ही वो चाहेगा, ठीक है। दिमाग क्या है, एक शांत अशांत पक्षी की तरह। अशांत का मतलब होता है जो शांत ना हो। जितना उसको देंगे उतना और वो ढूंढेगा कि और मुझे मिले, है ना। और जितना नहीं देंगे उतना और नहीं ढूंढेगा। इसलिए पढ़ते रहिए, कुछ सीखते रहिए, दिमाग उतना ही एक्टिव होते रहेगा आपका। अब देखिए, एंड स्टिल रिमेन अनसेटिस्फाइड, और हमें कितना भी मिले हम क्या होते हैं, हमें अभी अनसेटिस्फाइड ही होता है, हम असंतुष्ट ही होते हैं। हमें जितना ज्ञान मिले उतना हमें कम ही लगता है अभी। द मोर ऑफ द इंडल्स इन आवर पैशन, द मोरल अनब्रीडेड दे बिकम आवर एंसेस्टर, देयरफॉर सेट ए लिमिट आवर द इंड्यूलजेंस है। इंड्यूलजेंस का मतलब होता है, मीनिंग में थोड़ा इसको देखो तो, इंड्यूलजेंस का मतलब क्या है। अच्छा रुको ना, वर्ड से ही पकड़ लेंगे। आवर एंसेस्टर देयरफॉर ए लिमिट, हाँ बोलते हैं ना कि जो हमारी मतलब कि जो हमारी स्वाभाविक एथी है, क्या उसको बोलते हैं, हमारे जो आदत है, जो उसमें वो हम किस में रहे, लिमिट में रहे। लिमिट का मतलब होता है कि सीमित रूप से रहे। दे सॉ दैट द हैप्पीनेस वाज द लार्जली ए मोर्टल कंडीशन, सॉरी मेंटल कंडीशन। मेंटल कंडीशन का मतलब होता है दिमागी रूप से, लार्जली ए मेंटल कंडीशन यानी कि व्यापक होना चाहिए, और हमें हमेशा क्या होना चाहिए, हैप्पीनेस, ठीक है। यहाँ भी इसका अर्थ दिया है, बेकाबू अशक्ति है यहाँ पर, इसका मतलब वही आसक्ति ही दिया है यहाँ पर। आसक्ति का जो एक सीमा है वो तय होना चाहिए, और हमेशा हम क्या हो, प्रसन्न स्थिति में हो, है ना, यानी हमेशा खुश हो। चलिए अब देखिए यहाँ पर आ रहा है टॉपिक आपका, ए मैन इज नॉट नेसेसरली हैप्पी बिकॉज ही इज रिच और अनहैप्पी बिकॉज ही इज पुअर। ये जरूरी नहीं हो सकता है। ये क्या हो सकता है, एक आदमी, ये आवश्यक नहीं है कि कोई इंसान हैप्पी है तो वो रिच है, मतलब कि धनी लोग हमेशा खुश हो, ये आवश्यक है, जरूरी है। और गरीब लोग जो है अनहैप्पी बिकॉज ही इज पुअर, क्योंकि वो दुखी है, क्योंकि वो गरीब है, नहीं। द रिच आर ऑफ्टन सीन द अनहैप्पी, अक्सर देखा गया, ऑफ्टन का मतलब होता है अक्सर देखा गया, सीन किया गया है कि जो अमीर लोग होते हैं वो अनहैप्पी होते हैं, वो दुखी होते हैं, और जो पुअर मैन जो होते हैं, जो गरीब इंसान होते हैं, वो खुश होते हैं, है ना। मिलियंस विल ऑलवेज रिमेन द पुअर, और मिलियंस की संख्या है गरीबों की, और सब लमसम खुशे रहते हैं अपने जीवन में। ऑब्जर्विंग ऑल दिस आवर एंसेस्टर डिस्कस्ड, हमारे जो पूर्वज है, एंसेस्टर्स का मतलब क्या होता है, पूर्वज, और हमारे जो पूर्वज है वो हमसे क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं, हमारे पूर्वज, आवर, ठीक है, और ठीक है ना, अस, हमसे। फ्रॉम द लग्जरियस एंड प्लेजर्स, कहते हैं हमारे पूर्वज जो है हमसे डिस्कस करते हैं लग्जरियस यानी सुखमय लाइफ के बारे में, प्लेजर्स लाइफ के बारे में। We have the managed with the same kinds of the plot and the existed thousands of the years ago, और हजारों वर्ष पहले ही इस पर बात हुआ था। ये लोग जो बात कर रहे थे हमारे पूर्वज, तो उस समय बताए थे, we have retained the same kinds of the courtesy that we had the formal times of our the indulgence, हाँ ठीक है, indulgence, हाँ,
एजुकेशन, हाँ इसका मीनिंग होम ग्राउंड दिया है। होम ग्राउंड दिया है ना, चेंज किया है, ठीक है। एजुकेशन रिमेन द सेम ऑफ द बिफोर, कहते हैं कि हमारे पूर्वज जो है, हमारे पूर्वज लोगों ने भी इसके बारे में समझाया है, बताया है कि हमें खुश रहने के लिए क्या करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमें मॉडर्न सिविलाइजेशन का ज्ञान नहीं है, हमें टेक्नोलॉजी का ज्ञान नहीं है, हमें मशीनरी का ज्ञान नहीं है, हमें अन्य चीज़ों का ज्ञान नहीं है, लेकिन हमारे पूर्वजों ने सिखाया है कि हमें कैसे वर्क करना है, कैसे काम करना है, हमारा एजुकेशन सिस्टम क्या होना चाहिए। वी हैव हैड नो सिस्टम ऑफ ए लाइफ, और हमारे लाइफ का जो सिस्टम है वो कोई सिस्टम नहीं है हमारे लाइफ का। ये नहीं है कि ये सिस्टम है सुबह में उठो, गुड मॉर्निंग, ब्रेकफास्ट मारो, ये सब सिस्टम नहीं है हम लोगों का, ठीक है। क्रोडिंग कंपटीशन, इच ऑफ द फ्लोइंग हिम ऑन द ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन का मतलब व्यवसाय, धंधा या ये होता है, ठीक है। ऑफ ए राइड ऑफ द चेंजेस ए रेगुलर वेज, हम लोग हमेशा क्या किए, परिवर्तन लाना चाहें। इट वॉज नॉट दैट वी डिड नॉट नो वॉट द इन्वेंट machinery, but our forefather knew that if a set of the hard after such as the thing, we would become savage and loss of the moral fever, ठीक है। कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि हम लोगों को यार मशीन का ज्ञान नहीं हुआ, टेक्नोलॉजी का ज्ञान नहीं हुआ, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं चाहते हैं। हम लोगों के जो फोर फादर्स हैं इसके बारे में जानकारी दिए हैं हमें, लेकिन हमें नहीं चाहिए, हमें जैसे जी रहे हैं ऐसे ही चाहिए, है ना। हमें अपने लाइफ को सेल्वेज और लॉसेस नहीं करना है, मोरल फेवर, ठीक है। Therefore, after due the deliberation of the decided that we should only do what we could with our hands on the feet, कहते हैं कि हमें वही काम करना है जो हम अपने हाथों से और पैरों से बस उसको कर पाए। इससे ज्यादा हम लोगों को टेक्नोलॉजी और इससे ज्यादा हम लोगों को वेस्टर्न सिविलाइजेशन नहीं चाहिए। महात्मा गांधी ऐसा बोलते हैं, जो काम हम कर सकते हैं वो कर सकते हैं। अब बताइए, ठीक है, वो कह रहे हैं हाथ पैर से जो काम किया जा सकता है उसको मशीन से करेंगे तो आदमी दहीचोर हो जाएगा। मान लीजिए कि पहले के समय में था कि बैठ के नदी के किनारे कपड़ा खींचती थी सब, चाहे घरों में कपड़ा लोग खींचती थी। और वॉशिंग मशीन आ गया है, वॉशिंग मशीन से दहीचोर हो गया कि नहीं हो गया सब, समझ में आ रहा है ना। तो ये जो सिस्टम है, तो अब कहने का मतलब है कि टाइमिंग बचा रहा है, लेकिन फिर वो दिक्कत है। रोटी मेकर मशीन आ गया है, ऑलरेडी बैठल रहता है, सब टीवी देखते देखते रोटी बन जाता है। ये बताइए कि ये टेक्नोलॉजी किसी समय में रिमूव हो गया, चला गया, तो क्या वो चीज़ आ पाएगा, रोटी बन जाएगा? तब तक मालूम चलेगा रोटी कैसे बनता है, वो पता नहीं हम लोगों को। हर समय में ना गैस चूल्हा पे काम करते करते अब किसी को दे दो ना चूल्हा जोड़ने के लिए ना, तो आँख एकदम धुआं आ जाता है, आँख में से लोर गिरने लगती है सब। काहे भाई? काहे नहीं जानते हैं उसके बारे में? जानते हैं उसके बारे में? उसके बारे में हम नहीं जानते हैं। तो महात्मा गांधी ठीक है बोलते हैं, जितना देखो आज के डेट में मोटरसाइकिल है, बाइक, एक्सीडेंट कितना होता है। आदमी को जीना है 100 साल तो 40 साल पे कहानी खत्म। कौन छोकरा है 25-30 साल के, जाके लड़ा उड़ा दिया, गाड़ी स्वाहा हो गया। कितना जाइए, BHU में जाइए, पटना में जाइए, बनारस के BHU हॉस्पिटल में जाइए ना जी आप, कितना के देह टूट गया है, हाथवे गायब है, हेपाटिक गायब है, सब एक्सीडेंटल केस है उसमें। आजीवन में पछताता है कि हम शायद 5 मिनट लेट से चलते। समझ में आ रहा है ना। महात्मा गांधी ये बोलते हैं कि हमें जो चीज़ दिया गया है, सिखाया गया है, उसी चीज़ पर करेंगे। टेक्नोलॉजी के फेरे में वो नहीं रहते हैं। देखते थे ना बुढ़ापा तक ले चरखा चलाते थे। तो हैंड्स एंड फीट, they saw that our real happiness and health consisted in the proper use of our hands of the feet। और हम अपने प्रॉपर तरीके से खुश रहें, हम अपने हेल्थ का भी ध्यान दें, क्योंकि हमारा हाथ पैर चलेगा तभी हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, नहीं तो हमारा जो स्वास्थ्य होगा वो भी अच्छा नहीं रहेगा। हाथ पैर से भी हम काम नहीं करेंगे। तो समझ में आ रहा है महात्मा गांधी क्या बता रहे हैं? महात्मा गांधी भारत को एक नेचुरल रूप में देखना चाहते थे, आर्टिफिशियल रूप में नहीं। आज का समय जन हो गया ना, आर्टिफिशियल रूप हो गया। इनका समय भी तो नहीं समझ रहे ना, पुराना समय है इनका समय आ जाएगा, थोड़ा है इनका समय बहुत। चलिए यहाँ पर देखिए, अब पैराग्राफ 5 है, द फ्यूचर रीजन, फर्दर है यहाँ पर, फर्दर रीजन भी बताते हैं, फर्दर रीजन दैट लार्ज सिटी वेयर द एशियर का मतलब होता है बेकार, ठीक है। एंड ये यूजलेस का मतलब होता है किसी काम का नहीं है ना। ऑन, ठीक है ना।
अनकम्ब्रेंस है, अनकम्ब्रेंस दैट द पीपल वुड नॉट हैप्पी इन देम। और आप अक्सर देखिएगा कि शहर के जो लोग होते हैं वो क्या होते हैं, वो प्रॉब्लम में होते हैं। वो कैसे होते हैं, वो स्नेयर होते हैं। स्नेयर का मतलब होता है कि जगह का प्रॉब्लम, रहने का प्रॉब्लम, कार पार्किंग का प्रॉब्लम, सारा चीज का प्रॉब्लम होता है उनको, है ना। उनके जीवन में कई प्रकार के प्रॉब्लम आता है। क्यों? क्योंकि वो वेस्टर्न सिविलाइजेशन की ओर जाते हैं। जबकि इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर आप गाँव में ज़्यादा आपको मिलता है, ग्रामीण क्षेत्रों में, रूरल एरिया में। तो रूरल एरिया में आप जाइएगा तो देखिएगा सब व्यवस्था है। शादी विवाह का टेंटो गाड़ना है, जयमाल लगाना है, व्यवस्था करना है, कहीं खेत खलिहान है अपना लगा देना है। 2 आदमी 10 आदमी आ रहा है, बाराती चाहे तिलकोहरू के हुए, तो फलाना चचा के दुआरे पे चलना, फलाना बाबा का दुआरे पे आदमी लगा देगा, लगा देता नहीं लगा देता, व्यवस्था चौकी की आदमी आराम से आदमी सब केहू खाई पी लेता है। खाना बर्बादो नहीं किया जाता है, अन्न का भी इज्जत किया जाता है, बैठा के बढ़िया से खिया जाता है। और शहरों में क्या है, अरे वो लोग आ रहे हैं ना, गेस्ट लोग आ रहे हैं, वेडिंग लोग, अच्छा तो फ्लाइट नहीं किए हैं क्या, लॉज नहीं किए हैं क्या, होटल नहीं किए हैं क्या, ये सब भी खर्चा। ओकरा बाद ससुरी खाएगी सब कम, आदमी भी होता है, खाएगा सब कम, जियान ज्यादा करेगा, ये भी एगो बर्बादी है। टेक्नोलॉजी के बेसिस पर सारा चीज खत्म है। पहले देखिए गांव में अभी भी जाइए, इतना प्रेम है, इतना अथी है, और शहरों में जाइए सब बेकार है कि नहीं है। किसी भी चीज को लेकर जाया जाए तनी फैसिलिटी बढ़ जाएगा, लेकिन मिला जुला कर देखा जाए तो सही नहीं है। एक प्रकार से सही है, रोड है जाने वाला, ओजे लगा दिया है, आने जाने में भी लोगों को दिक्कत है, हाँ? चलिए, कहाँ हम लोग थे, यहीं पर थे। That there would be the gangs of the thieves, है ना, and the robber। और शहरों में देखिएगा तो सब गैंग वैंग भी होता है, चोरों का गैंग होता है, डकैत होता है, पैसा लूट लेगा। ओजे एक्सीडेंट हो जाएगा ना, ओजे कोनो धरे वाला कोनो नहीं है। शहर में हम देखे हैं, दिल्ली में हम पढ़ाई किए हैं, एक्सीडेंट हो जाएगा ना तो फेरा में नहीं है। छोड़िए ना, पटना के बोरिंग रोड में एक दिन हम थे, क्लास कर रहे थे, उन्हें से रोड पे जा रहे थे, आया 2 बाइक वाला, दोनों लड़ गया आपस में एकदम, और दोनों फेंका गया। खाली आदमी देख रहा है उसको। मुंबई में तो और देखता है दूर से, खाली जरा ना देखता है, वीडियो बनाएगा, वीडियो खाली देखेगा, कोई मदद के लिए नहीं जाता है। गाँव में नो आपन नहीं है, कोनो चोटो लग गया ओकर नो, अरे का हो गई, कौन मरा सतरा के का केकर लड़का हो, कौना गाँव में घर हटे तार, सब वहीं से देखेगा, ओरा के लाद उद के ले जाएगा खरिहान में, व्यवस्था करेगा ओकर। अच्छा, हॉस्पिटल में जाकर पहुंचा देगा, हॉस्पिटल में ले जाकर क्या करेगा, उसको पहुंचा देगा। लेकिन शहर में ये व्यवस्था नहीं है। शहर का हम मतलब कि कोई थी नहीं कर रहे हैं, बहुत बच्चा होगा जो शहर का होगा, देख रहा होगा वीडियो, हम ये नहीं बोल रहे हैं। मतलब देखिए, भारत का जो आत्मा है ना, आप हिंदी की कई किताबों में पढ़े होंगे कि वो गाँव में बसता है। कहाँ बसता है? गाँव में। हाँ, गाँव में जाइएगा, किसी से एक गिलास पानी मांगिएगा ना तो कहेगा ना मीठो लेके आ जाएगा, कहेगा बबुआ खाना बन गया खा के जी। गाँव जैसा सुकून कहीं नहीं है। जबकि शहर में जाइएगा ना, पानी मांगिएगा तो कहेगा पानी, खुदे नहीं मांगेगा, पानी मिलबो नहीं करेगा। शहर में जल्दी चापाकल नहीं मिलता है देखने के लिए, पानी नहीं कहेगा अरे तो जाओ होटल पर जाओ, यहाँ पर क्या ढूंढा है पानी, बिस्लरी के जाके बोतल कर दो। हाँ, समझ में आ रहा है ना। चलो देखो यहाँ पर रोबर का मतलब समझते हैं ना, चोर डाकू, ये सब शहरी क्षेत्रों में ज्यादा है। हम नहीं बोल रहे हैं, महात्मा गांधी बोल रहे हैं, ठीक है। कहाँ गया भाई? यहाँ पर देखिए, प्रोस्टिट्यूशंस का मतलब होता है वेश्यावृत्ति। ये सब शहरों में ही पाया जाता है, रोबरी, प्रोस्टिट्यूशंस, और एक यहाँ पर थीवरेंस यानी कि चोरी वगैरह। एंड द वाइस फ्लोरिशिंग का मतलब होता है बहुत मात्रा में भीड़ भाड़, हल्ला गुल्ला, प्रदूषण सबसे ज्यादा आपको मिलेगा। इन देम एंड दैट द पुअर मैन वुड बी रोबड बाय रिच मैन। और अक्सर देखा जाता है कि अमीर इंसान के द्वारा बाय रिच मैन, अक्सर देखा जाता है कि वहां गरीब लोगों का शोषण किया जाता है। अमीर इंसान जो होते हैं शहरों में गरीब लोगों का क्या करते हैं? शोषण करते हैं। 10,000 का 8,000 का काम दे देगा, प्राइवेट काम, दिन भर खटवाएगा, शोषण ना हुआ एक प्रकार का। तब दे आर फॉर सेटिस्फाइड विद द स्मॉल विलेज। और कहते हैं महात्मा गांधी कि देखिए सबसे ज्यादा सेटिस्फाइड हम किससे हैं? स्मॉल विलेज से। छोटा छोटा जो गांव है ना भारत का, सबसे बढ़िया है, उजे असली दुनिया उजे है, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए, दे सॉ दैट
काइंड्स एंड देयर स्वॉर्ड वेयर इंफेरियर टू द स्वॉर्ड ऑफ द इथिक्स। और कहते हैं कि जो हमारे इथिक्स है, जो हमारी नैतिकता है, उस पर क्या किया गया है, स्वॉर्ड किया गया है। यहाँ पर स्वॉर्ड का मतलब एक प्रकार का टिप्पणी है, एक प्रकार की उसके बारे में बोलना। एंड दे देयरफॉर हेल्ड द sovereigns of the earth to the inferior to the ऋषि एंड फकीर। बोलते हैं यहाँ पर कि विदेशों में इस पे हमारे इथिक्स पे, हमारे नैतिकता पे भी शब्द स्वॉर्ड का मतलब एक तरह का गाली होता है। समझ में आ रहा है ना? ऐसा बताया गया है कि हमारी जो सभ्यता है, हमारी सभ्यता इतनी है, इथिक्स है, जो स्वॉर्ड हम लोग का है, तो उसमें ध्यान से देखा जाए उन बातों को, जो ऋषि होते हैं, जो फकीर लोग होते हैं, ठीक है ना, जो ऋषि होते हैं, जो फकीर लोग होते हैं, वो लोग कैसे होते हैं? तो वे लोग होते हैं, जो राजा होता है, जो एक देश का राजा होता है, वो भी कहाँ जाता है? ऋषियों के पास जाता है, क्योंकि ऋषियों के पास क्या होता है? ज्ञान ज्यादा रहता है ना? ऋषियों के पास क्या रहता है? ज्ञान ज्यादा रहता है ना?